हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो कि हमारे एनसीईआरटी 11th का बायो का लेसन नंबर 13th है। पेज नंबर 206 पे है। तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और उसके सर मतलब को समझाऊंगा, प्लस जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो ज़रूरत है आपके नीट के लिए या फिर जो भी आप टेस्ट सीरीज देंगे वो सारे पॉइंट्स को भी मैं साथ साथ कवर करूंगा जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं। मेरा मेन मकसद यही है कि जो आने वाले नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपकी एनसीईआरटी बायो और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एट टिप्स करा दूँ। आपको हर चीज़ याद होगा। मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि आप लास्ट समय में कैसे बायो को एनसीईआरटी को 10-10, 15-15 मिनट में एक एक चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट से। तो आइए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ते हैं। पेज नंबर 206, फॉलो एन एनसीईआरटी। ऑल एनिमल्स including human beings depend on plants for their food. Have you ever wondered from where plants get their food? Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. The green plants make or rather synthesize the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs. तो ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो हम PSS को लिखेंगे आपसे, एब्रिविएशन बाय ग्रीन प्लांट्स होता है। ग्रीन प्लांट्स को अपन ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो सन की फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ग्लूकोज में चेंज करता है। तो जो यहाँ पे 12 कर चुके हैं वो जानते होंगे कि हमें ट्रांसड्यूसर और कन्वर्टर के बारे में इकोलॉजी के इकोसिस्टम चैप्टर में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी को केमिकल सोर्स में चेंज कर रहा है, इसलिए इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों इन्वॉल्व है। फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, वो है 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll changes into 6C6H12O6 plus O2। ये हो गया केमिकल, ये हो गया फिजिकल, ये हो गया ग्लूकोज। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आर फिजियोकेमिकल मैंने बताया, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब अगर इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अब जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी इनडायरेक्टली सन पे ही डिपेंड करते हैं हमारे एनर्जी के लिए, हमारे सोर्स के लिए। हम अब लेकिन डायरेक्टली हम सन से थोड़ी एटीपी ले सकते हैं कि हाँ मैं सन में चला गया, एटीपी मेरे शरीर में बन गया, मैं ह्यूमन बन गया। नो, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर एटीपी, फॉर आवर सोर्स ऑफ एनर्जी, but plants depend on sun, so indirectly we all living beings are dependent on sun. So sun is the ultimate source of life on earth. अब photosynthesis is important due to two reason। अब दो रीजन है इसके कारण फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स बेनिफिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हो गया। ऑल हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन PS फोटोसिंथेसिस फॉर फूड। O2 रिलीजेस इन एटमॉस्फेयर। अब देखिए, have you ever wondered what would happen if there were no oxygen to breathe? Yes, we all would die. This chapter focuses on the structure of photosynthesis machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है पर इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि देखिए, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक मीन्स एंडोथर्मिक बिकॉज इट नीडेड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इसलिए हुआ क्योंकि इसमें साथ साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। जैसे कि जो लाइट है, जो लाइट सोर्स है, जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो रिएक्शन होता है। तो जो अपन का लाइट रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, वाटर चेंजेज इनटू O2। जो अपना डार्क रिएक्शन होता है उसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन में CO2 चेंजेज इनटू ग्लूकोज, इसलिए इसको पूरे को रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है व्हाट डू वी नो। Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiments you have done in earlier class have shown that chlorophyll, green parts of leaves, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. तो अब अपन 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे।
एक हो गया वेरीगेटेड लीव्स एक्सपेरिमेंट, दूसरा हो गया कवरिंग लिप्स विथ ब्लैक स्ट्रिप, तीसरा हो गया मॉल्स ऑफ लिप एक्सपेरिमेंट। तो पहला वेरीगेटेड लिप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में देखिए। आपके स्क्रीन पे एक लिप्स दिख रहा है जिसके बीच में आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं और साइड से पैचेस है। एग्जांपल आप क्रोटोन प्लांट्स ले सकते हैं, आप लोग शो के लिए अपने घर के आसपास लगाते हैं। तो उसमें जो ग्रीन पार्ट्स है, अगर हम उसके लीव्स पे स्टार्च टेस्ट करें, आयोडीन डालें, तो जो ग्रीन पार्ट्स है सिर्फ वही पॉजिटिव स्टार्च देगा, ब्लू ब्लैक देगा। जो येलो पार्ट या रेडिश पार्ट या किसी भी और कलर का पार्ट है वो नहीं देगा। तो इससे अपन ये इंटरफेयर निकाले कि फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हमने ग्रीन लीव्स के एक पार्ट को ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया है, और इस प्लांट को जब अपन सनलाइट में डालेंगे तो ये जो कवर पार्ट है ग्रीन प्लांट्स का, ये निगेटिव टेस्ट देगा स्टार्च का, ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पॉजिटिव है वो चेंज होगा। तो इससे ये बात पता चली कि जो कवर था जहां सनलाइट नहीं पड़ पाया वो स्टार्च टेस्ट नहीं दिया। तो ये हो गया सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है मॉल्स हाफ लीफ, इसमें एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH से सोक किया हुआ कॉटन रख दिया है, फ्लास्क को एक कॉर्क से कवर कर दिया है, कॉर्क में एक पतला सा काट दिया है, स्प्लिट कर दिया है, उसमें हमने लिप्स डाल दिया है। स्प्लिटिंग को हाफ लिप्स अंदर है और हाफ लिप्स बाहर है, इसलिए इसको मोल्स हाफ लीफ कहते हैं। रिमेंबर, जहाँ पे हमने काट के लीव्स को अंडर डाला है उसको अच्छे से वैसलीन से कवर करना है ताकि बाहर का एयर अंदर ना जा पाए। अब इस पूरे एपरेटस को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो जो अंदर में है KOH वो CO2 सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आधा लिप्स बाहर है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। जब कुछ देर बाद हम इस पे स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो लिप्स अंदर था वो निगेटिव स्टार्च टेस्ट दे रहा है, लेकिन जितने पोर्शन ऑफ लिप्स बाहर था वो स्टार्च टेस्ट का पॉजिटिव दे रहा है। इससे ये पता चला कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आइए रीडिंग देते हैं। You may have carried out experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper and exposed to light. On testing these leaves for presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in green parts of leaves, only in green parts of leaves, and in presence of light. Page number 207. Another experiment you may have carried out where a part of leaf is enclosed in test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs CO2 while the other half is exposed to the air. The setup is then placed in light for some time. On testing for presence of starch later in the two part of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch while the portion that was in the test tube tested negative. This showed that CO2 was required for photosynthesis. अब पेज नंबर 207 पे सेक्शन 13.2 में अपन अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जोसेफ प्रिस्टले की। जोसेफ प्रिस्टले इन 1770 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। चार जो आपके बगल में बेलजार दिख रहा है इसलिए इसको सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दैट रिवील एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो फिगर 13.1 में आप ऊपर वाले दो फ्लास्क में देखिए, A और B में ग्रीन प्लांट्स नहीं है, तो कुछ समय के बाद A में जब एक कैंडल बर्न करने के लिए और एक रैट को डाल दिया गया तो कुछ टाइम के बाद वो B में कैंडल भी बुझ गई और रैट भी सफोकेशन के कारण डेथ हो गया। तो प्रिस्टले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ही O2 डिस्कवर किया था। Priestley observed that a candle burning in closed space, a bell jar, soon gets extinguished. Similarly, a mouse would suffocate in closed space. He concluded that a burning candle or animal that breathed the air both somehow damaged the air. मतलब जो A और B में आपने देखा कि जो बर्निंग कैंडल और जो माउस है वो किसी तरह वहाँ के एयर को डिसप्यूरिफाई कर दिया उन्होंने, मतलब गंदा कर दिया। तो उन्होंने फिर आगे बोला कि ही कंक्लूडेड दैट बर्निंग डैमेज दैट, बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था प्रिस्टले ने? तो मिंट प्लांट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है
उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड था, तो बेल जार, कैंडल, रैट और मिंट प्लांट। ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न, जो कि हम सी और डी में देख रहे हैं। प्रिस्टले हाइपोथेसिस, तो जो ऊपर वाला लाइन है, ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न, ये इनका ऑब्जर्वेशन हुआ कि उन्होंने क्या एब्जॉर्व किया। प्रिस्टले हाइपोथेसाइज्ड, अब ये लाइन है कि प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट से हाइपोथेसिस उन्होंने क्या दिया, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। तो अब यहाँ पे एक इन्होंने वर्ड भी दिया कि जो इम्प्योर एयर हुआ, इम्प्योर एयर, इन्होंने इसे फ्लोगिस्टोन कहा, और जो प्योर एयर हुआ पिछले ने इन्हें डिफ्लोगिस्टोन किया। तो अब आगे पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड प्लांट? रिमेंबर, ही वुड नीड टू rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of the candle without disturbing the setup? ये लाइन देखिए, ये मतलब ये बोल रहा है कि जैसे देखिए, अगर आप ये फ्लास्क के अंदर आपने रैट डाला और एक कैंडल आपने बर्न कर दिया, तो कैंडल बंद कर दिया, तो मतलब ये ऐसा ऑक्सीजन कुछ समय के बाद ख़त्म होगा। अब इस पूरे सेटअप को बिना डिस्टर्ब किए हुए हमें कोशिश करना है कि इसे फिर से जला के देखना है ये जल रहा है या नहीं। तो ये अगर हम इसे सेटअप डिस्टर्ब कर देंगे तो वापस ऑटो अंदर चला जाएगा, तो ये फिर जल सकता है। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वेज आप सोच सकते हैं कि इस पूरे सेटअप को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम कैंडल को जला सकें। तो एक तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से सन की एनर्जी को कंसंट्रेट करके कन्वर्जिंग लेंस से इसको जला सकते हैं, और एक दूसरा हम इलेक्ट्रिक स्पार्क का भी यूज़ कर सकते हैं सेटअप में, कि पहले से सेटअप किया हुआ रहे, इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज़ करके हम इस कैंडल को जला सकें। आगे पढ़ते हैं। यूजिंग सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्टले बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क एंड वंस इन लाइट, जैन इंजन हाउस showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air fouled by burning candle or breathing animals. Engine House in an elegant experiment. एलिगेंट मतलब हुआ सिंपल एक्सपेरिमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी एक्सपेरिमेंट होता है एलिगेंट एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं। विथ एन एक्वाटिक प्लांट्स showed that in bright sunlight small bubbles were formed around green part, while in the dark they did not. Later he identified this bubble to be oxygen. Hence he showed that it is only green part of plants that could release oxygen. तो देखिए इस पैराग्राफ में जो हमारे साइंटिस्ट थे, जैन इंजन हाउस, इन्होंने सबसे पहले जो हमारा सी और डी जो सेटअप है उसको एक बार उन्होंने डार्क में रखा, ठीक है। तो जब डार्क में रखा तो इन्होंने देखा कि माउस भी मर रहे हैं और कैंडल भी बुझ रही है, तो इन्होंने फिर उसी सेटअप को वापस लाइट में रखा। तो जब इन्होंने उसी सेटअप को वापस लाइट में रखा तो देखा कि जो भी एयर को बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस ने अनप्यूरिफाई किया था उसे सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्लांट वापस प्यूरिफाई कर रही है। तो इनका तो एक एक्सपेरिमेंट ये हो गया, और दूसरा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला प्लांट्स इन्होंने लिया था। हाइड्रिला प्लांट को लेके ब्राइट सनलाइट में रखा, तो उन्होंने देखा कि सनलाइट में रखा तो स्मॉल बबल्स वेयर फॉर्म्ड अराउंड ग्रीन पार्ट्स। तो जो ग्रीन पार्ट्स है उसके अराउंड स्मॉल, जो ग्रीन पार्ट्स थे हाइड्रिला के, सिर्फ उसके अराउंड स्मॉल बबल फॉर्म हुआ। तो इससे एक और इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है सिर्फ वो O2 रिलीज करते हैं। जो बबल हुआ इन्होंने लेटर O2 पहचाना कि ये O2 है, और ये जाना कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ओनली रिलीज O2। तो हमने
पहला साइंटिस्ट देखा जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा देखा जैन इंजन हाउस। अब पेज नंबर 208 पे है, पहला है जूलियस वॉन सैक। It was not until 1854 that Julius von Sachs provided evidence for production of glucose. Glucose formed when plant grow. Glucose is usually stored as starch. तो ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, लेकिन ये प्लांट बॉडी में एज ए स्टार्च स्टोर होता है। ग्लूकोज जो होता है वो रिएक्टिव और सोल्यूबल फॉर्म है, इसलिए हम इसे स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, जबकि ये लेस रिएक्टिव है, डू नॉट रिएक्ट एंड इनसोल्यूबल फॉर्म है। जूलियस वॉन सैक का जो लेटर स्टडी था उसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो क्लोरोफिल है, his later study showed that green substance in plant chlorophyll as we know it now is located in special bodies later called chloroplast within plant cell. He found that green parts in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. तो इन्होंने ग्रीन पिगमेंट का भी खोज किया जिसे अभी हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये भी बताया कि वो जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है। उस समय पता नहीं था, लेकिन आज हम उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इन प्लांट सेल में। ठीक है। उसके बाद जो एक साइंटिस्ट है वो थे T.W. एंगलमैन। इन्होंने प्रपोज द फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उसमें वाइट लाइट को इंट्रोड्यूस कराया, स्प्लिटिंग हुई लाइट की, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो, और उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में एरोबिक सस्पेंशन बैक्टीरिया का डाल दिया, ठीक है, और क्लैडोफोरा एल्गी भी डाल दिया। तो इन्होंने फिर देखा कि ये जो जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये सारे उस रीजन में जाके एक्यूमुलेट हो रहे थे जहाँ पे ये क्लैडोफोरा जो ग्रीन एल्गी है वो पीएस कर रहा था, इनडायरेक्टली O2 रिलीज कर रहा था। तो फाइनली उन्होंने देखा कि रेड और ब्लू रीजन, ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ये जितने भी बैक्टीरिया थे ये सारे जाके उस पोर्शन में एक्यूमुलेट होने लगे जहाँ पे रेड और ब्लू लाइट का स्पेक्ट्रम था। Now consider the interesting experiment done by T.W. Engelmann. Using a prism, he split light into spectral components, then illuminated a green alga, Cladophora, placed in suspension of aerobic bacteria. Illuminated मतलब वही कि इनके इसके सामने रख दिया। The bacteria were used to detect the site of O2 evolution. इस बैक्टीरिया से मैंने बताया कि उस जगह पे सिर्फ जाके एक्यूमुलेट हुए जहाँ O2 रिलीज हो रहा था। He observed that bacteria accumulated in the region of blue and red light. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. ये हो गया PS का फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमें आगे बस इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में आगे आपको ये रिमाइंड कराऊंगा, तो आप इसको याद रखिएगा T.W. एंगलमैन के बारे में। It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B discussed in section 13.4. तो जो ये जिस तरह से ये ब्लू और रेड लाइट के रीजन में बैक्टीरिया जमा हुआ, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट के रीजन में ही हुआ। तो ऐसे ही जो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड लाइट के रीजन में ही होता है, इसलिए ये स्पेक्ट्रा और वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिजेंबल करता है। 13.4 सेक्शन में हम आगे इसमें डिटेल पे बात करेंगे। अब T.W. एंगलमैन के बाद middle of 19th century. By the middle of 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known. Namely, the plants could use light energy to make carbohydrate. Plants, middle of 19th century, key feature, photosynthesis key feature was known. Plants using carbon dioxide and water, utilizing light energy, converts into carbohydrate and O2 is liberated. So a simple empirical for equation, the simplest equation we call it at empirical equation. तो CO2 plus H2O लाइट के प्रेजेंस में CH2O, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ carbohydrate plus O2 बायोमोलिकुल्स we will study.
general formula. Okay, so after that, a milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by microbiologist Cornelius van Niel. तो साइंटिस्ट नंबर फिफ्थ जो थे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में, कार्नेलियस वैन नील, ही वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट who based on studies of purple and green bacteria. Purple and green bacteria are type of photosynthetic bacteria. One is aerobic and other is anaerobic. Demonstrated that photosynthesis is essentially light dependent. तो जो photosynthesis है वो light dependent process है in which hydrogen from a suitable oxidizable compound, जो हाइड्रोजन है suitable oxidizable compound, जो कंपाउंड दूसरे को रिड्यूस कर सके और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, जैसे कि वाटर H2O, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और इसका इन्होंने इक्वेशन दिया 2H2A प्लस CO2 लाइट के प्रेजेंस में 2A प्लस CH2O प्लस H2O, ये था ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. तो अब उसके बाद उन्होंने कहा इन ग्रीन प्लांट्स एंड बीजीए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर ग्रीन प्लांट्स एंड बीजीए H2O इज हाइड्रोजन डोनर, H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज. जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 2A में, वैसे यहाँ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 में इज ऑक्सीडाइज टू O2. सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म उन्हें हम कहते हैं. When H2S instead of hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. अब यहाँ अगर अपन H2S लेंगे तो यहाँ पे ये O2 के जगह सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फेट का कंपाउंड देगा. When H2S instead of hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on organism and not O2. He inferred that O2 evolved by the green plant comes from H2O, not from carbon dioxide. O2 comes from H2O, not CO2. Very important. पूछ सकता है किसने ये चीज़ कंफर्म किया था, तो कार्नेलियस वैन नील ने. This was later proved by radioisotope technique. अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आप लोग देख लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी में लिख दिया है was later proved by radioisotope technique. तो एक्स्ट्रा पॉइंट में साइंटिस्ट नंबर 6 थे रूबेन एंड कैमन. इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक से ये प्रूव किया कि 6CO2 16 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन में लिया आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन 18 और कार्बन डाइऑक्साइड में 16. ये जब फोटोसिंथेसाइज किया तो C6H12O6 में जो ये ऑक्सीजन आया ग्लूकोज में, ये आया 16, और ऑक्सीजन में जो और आया वो आया 18 से. तो ये इन्होंने प्रूव किया रेडियो आइसोटोप टेक्निक से कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. प्रूव किया पहला बार इन्होंने दिया, कार्नेलियस वॉन नील ने पहला बार ये बात बताया, और रेडियो आइसोटोप टेक्निक से इन्होंने रूबेन एंड कामेन ने इसे प्रूव किया. ठीक है, ये कहते हैं दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक. द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर. ये इक्वेशन है वेयर C6H12O6 रिप्रेजेंट ग्लूकोज, द O2 रिलीज इज फ्रॉम वाटर. दिस वॉज प्रूव्ड using radioisotope technique. Note that this is not a single reaction but description of multiple step process called, जो PS है फोटोसिंथेसिस, वो सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टीपल स्टेप है. आगे हम पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. कैन यू एक्सप्लेन वाई
12 molecule of water as a substrate are used in equation above. 12 molecule ये क्यों यूज होता है, तो आप ध्यान से देखिए. एक तो सिंपल हम ये भी समझ सकते हैं कि एक वाटर से एक ऑक्सीजन निकलता है, अपने को यहाँ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है, तो उसके लिए 12 चाहिए. अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं, ठीक है ना, तो ये जो H2O है, ये सारा रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे. जो H2O है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लेट रिएक्शन में से टूटा है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में ट्रांसफर होता है. क्लोरोफिल से ये ट्रांसफर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये सारा ट्रांसफर हो रहा है, कोई अपने पास रख नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये ETS में जाता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको फिर आगे ट्रांसफर करता है NADP में, जो कि चेंज हो जाता है NADP H प्लस में. H प्लस ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है NADP, और यहाँ से ये H प्लस लेता है. और ये ETS सिस्टम जो है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करता है तो ये ATP भी बनाता है. अब ये NADP प्लस H प्लस और ATP ये आगे जाके CO2 को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में. अब यहाँ पे जो ये NAD प्लस हो गया, इसे हम नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं. नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब मान लीजिए ये नहीं है, तो कभी कभी क्वेश्चन आना था, ये सारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट एक्स्ट्रा है. अब कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिफिशियल क्या होगा इसकी जगह पे, तो आर्टिफिशियल इसकी जगह होता है पोटासियम फेरी साइनाइड, पोटासियम फेरी साइनाइड, या फिर DCP/IP, इसको अपन कहते हैं डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल. ये दो हो गया आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि इसके NADPA अगर नेचुरल नहीं है तो ये हम यूज कर सकते हैं. इस पूरे स्कीम को जेड स्कीम कहते हैं, और इट वाज गिवन बाय हिल एंड बेंडल. ये दो साइंटिस्ट थे, हिल एंड बेंडल, ये दो साइंटिस्ट थे. इसलिए इस पोटासियम फेरिसाइनाइड जो कि आर्टिफिशियल है, इसको अपन हिल रिएजेंट भी कहते हैं. अब हमारा अगला टॉपिक है 13.3, वेयर डज PS टेक प्लेस. इस टॉपिक को हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में करेंगे. पार्ट 1 में हमने NCERT का पेज नंबर 206, पार्ट 1 में हमने 206, 207, 208 पेज हमने कवर किया. 209 पेज हम लेक्चर के पार्ट 2 में करेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं. थैंक यू.